Bismillahirrahmanirrahim. The topic of lecture is acid-base balance. Now you have studied in previous lecture the role of pH in the maintenance of body's acid-base balance. We will continue this. So first of all, the role of respiratory tracts or lungs in maintaining the acid-base balance. Lungs mainly maintains the acid-base balance by the level of carbon dioxide. That is, you can say partial pressure of carbon dioxide, and lungs mainly maintain this by pulmonary ventilation. Now, pulmonary ventilation is defined as respiratory rate multiplied by tidal volume. Again, body की नीड पे डिपेंड करता है, या हम कह सकते हैं कि एसिडिटी या बेसिसिटी पे डिपेंड करता है कि लंग्स जो हैं ये पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू या तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करेंगे, और ये मेनली डिपेंड करता है द कंपोनेंट्स दैट इज़ HCO3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनकी रेशो चेंज होती है तो डेफिनेट सी बात है कि बॉडी की जो पीएच है वो या अल्कलाइन हो जाएगी या एसिडिक हो जाएगी। सो अगर देयर इज़ इंक्रीज वेंटिलेशन तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप हो जाएगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगी और बॉडी अल्कलाइजेशन की तरफ जाएगी। इफ़ देयर इज़ डिक्रीज वेंटिलेशन, then there will be accumulation of carbon dioxide. So there will be increased partial pressure of carbon dioxide and there is decrease in pH and it can cause acidosis. Body can control this breathing by the controlling of the chemoreceptors. Chemoreceptor can check partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen. Now, role of kidneys in maintaining acid-base balance. किडनीज जैसे कि आपने पीछे भी लेक्चर्स में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में देखा है कि किडनी मेनली वोलेटाइल एसिड्स को बॉडी में से एक्सक्रीट करती है, और किडनी जो है ये वोलेटाइल एसिड्स में जो मेटाबॉलिक एसिड्स हैं उनमें फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और यूरिक एसिड एक्सेट्रा को बॉडी से एक्सक्रीट करती है ताकि बॉडी जो है वो एसिडिक कंडीशन में ना जाए। और फिर किडनी जो है ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को या अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। अब किडनी जो है ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिजॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट की तरफ जाएगी, या फिर अब हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट या प्रोड्यूस करने की तरफ जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज एसिड और बेसिक कंडीशन कि कब किडनी बाइकार्बोनेट आयन को रिजॉर्ब या एक्सक्रीट करती है और कब किडनी जो है वो प्रोटॉन को एक्सक्रीट या प्रोड्यूस करती है। बट रेशो जो है वो सेम रहेगी कि अगर बॉडी किडनी जो है ये बाइकार्बोनेट आयन को प्रोड्यूस कर रही है तो फिर वो दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आयन को लूज करेगी, और अगर वो हाइड्रोजन आयन को रिटेन करती है तो किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट आयन को लूज करेगी टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस और टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी. The main important concept here is that higher bicarbonate ion concentration increases the pH of the blood and lower bicarbonate ion concentration decreases the pH of the blood. Bicarbonate resorption डिपेंड करता है कि बॉडी जो है उस वक़्त किस कंडीशन में है। अगर बॉडी जो है वो बाइकार्बोनेट की डेफिसिट की तरफ जाती है तो फिर किडनीज में से बाइकार्बोनेट की रिजॉर्प्शन होगी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है
कि bicarbonate desorption will take place in the proximal tubule cell. To the lumen of the proximal tubule, there is the transportation of proton ion. Proton is transported by sodium hydrogen antipode system, and this proton will react with bicarbonate to produce H2CO3. Then this H2CO3 will be splitted into water and carbon dioxide, and this carbon dioxide and water uh, this water and carbon dioxide get through the membrane of the tubular cell, and again there will be the production of H2CO3 from H2O and carbon dioxide, and this H2CO3 will be dissociated into bicarbonate and hydrogen ion. Now this hydrogen ion, it will transported via antipode system into the lumen of the proximal tubule so that it can catch another bicarbonate molecule. और ये जो बाइकार्बोनेट है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ जाएगा और फिर ब्लड की तरफ जाएगा, रिजॉर्प्शन होगी। अब ये जो बाइकार्बोनेट है यहाँ ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ब्लड में आएगा, या फिर ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज में जो है वो बॉडी, यानी कि एक क्लोराइड जो है वो ब्लड से बाहर जाएगा और एक बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड के अंदर आएगा। So together we can state that for one secreted H plus कि अगर बॉडी एक हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट करती है तो बॉडी एक सोडियम और एक बाइकार्बोनेट आयन को रिजॉर्ब करती है। जहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जो प्रोसेस पीछे स्लाइड में एक्सप्लेन हुआ है कि ट्यूबुलर ल्यूमन में there is production of HCO3 and H plus, and then it is converted into carbonic acid. This carbonic acid is splitting into water and carbon dioxide, and then this water and carbon dioxide again converting into H2CO3 by the tubular cells, and these H2CO3 is converted into H plus and bicarbonate ion, and then this bicarbonate ion is getting resorbed, and this hydrogen ion is again going inside the tubular lumen to catch another HCO3. There will also be the production of new bicarbonate production, जिसमें बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होगा और H प्लस आयन सिक्रेट होगा, एक्सक्रीट होगा। बॉडी हर मुमकिन तरीके से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है, तो उसमें बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन भी हो सकती है। दिस बाइकार्बोनेट आयन प्रोडक्शन विल टेक प्लेस इन द इंटरकलेटेड सेल टाइप A ऑफ distal tubules, and these cells can absorb carbon dioxide. अगेन वही रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा H प्लस में और HCO3 में, और ये जो H प्लस है ये यूरिन में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। पीछे आपने पढ़ा था कि रिजॉर्प्शन में वो H प्लस दोबारा से आता है और HCO3 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, बट दिस H प्लस इट इज एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन, एंड जो साथ में बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है इट विल कम बैक और ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड, और एल्डोस्टेरोन जो है वो इस प्रोसेस में ये जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सिक्रीशन को या एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पे आप उसको डिटेल में देखें कि ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से H2CO3 बन रहा है, और साथ में हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन हो रही है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये वापस ब्लड में आ रहा है
और ये हाइड्रोजन जो है ये यूरिन में H2PO4 की फॉर्म में वाया फॉस्फेट बफर सिस्टम एक्सक्रीट हो रहा है. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एसिड बेस बैलेंस इज द अमोनियम आयन एक्सक्रीशन. अभी आप सेकेंड ईयर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपने पढ़ा है कि अमोनियम आयन अमोनिया जो है ये कैसे जनरेट होता है. अब ये जो अमोनिया है ये जनरेट होता है फ्रॉम द ग्लूटामीन इन, और ये जो अमोनिया है it is dangerous or toxic for our cells. So this ammonia should be excreted from our body. And in last lecture I have discussed how this ammonium is generated and how it is excreted in the body. Here you can see the detailed diagram. Uh, this ammonia, it is producing from the glutamine via glutaminase enzyme, and this ammonia is converted into ammonium ion with the help of hydrogen ion which is coming from here, and then this ammonium ion is excreted from the urine. Then proton excretion in the kidneys. Proton excretion mainly आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि प्रोटॉन की जो एक्सक्रीशन है ये वाया इनटू द सेल्स ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स प्रोटॉन जो है ये एक्सचेंज होता है फॉर सोडियम. एंड इन इंटरकिलेटेड सेल टाइप्स प्रोटॉन जो है उसकी एक्सक्रीशन जो है वो एल्डोस्टेरोन प्रमोट करता है कि प्रोटॉन जो है वो पोटाशियम के साथ एक्सक्रीट होगा और साथ में सोडियम की और वाटर की बॉडी में रिजॉर्प्शन होगी. अब ये जो प्रोटॉन है ये मेनली किडनीज के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है और इसकी कंसंट्रेशन मच हायर होती है एज कंपेयर टू बाइकार्बोनेट आयन. देन बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, अगर अल्कलोसिस कंडीशन है यानी बॉडी की पीएच बढ़ रही है तो जो हमारे इंटरकिलेटेड सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं और हाइड्रोजन आयन को गेन करते हैं. इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. और हम समराइज़ करते हैं कि हमारी बॉडी जो है उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच जो है या इंट्रा सेलुलर पीएच जो है वो इन बफर सिस्टम्स के थ्रू मेनली मेंटेन होती है. और फिर बॉडी का जो है वो लंग सिस्टम काम करता है और अल्टीमेटली अगर पीएच जो है वो बफर सिस्टम से या लंग सिस्टम से मेंटेन नहीं हो रही तो फिर बॉडी की किडनीज जो हैं वो मेनली बॉडी की पीएच को एट द अटमोस्ट लेवल मेंटेन करने की कोशिश करती हैं. एंड द मेन पॉइंट इज़ that our respiratory system mainly modulates the carbon dioxide concentration and our kidneys modulates mainly the concentration of bicarbonate ion. Thank you so much for today's lecture. If you have any question regarding acid base balance then please let me know in the comment section.